कहानी की शुरुआत एक सर्द बरसात भरी रात से होती है। घर के बीच में बैठी मोमोको खामोशी से काफी की गर्म घूंट ले रही है और उसकी आंखें खिड़की के शीशे से टकराती हुई बारिश की बूंदों को निहार रही है। बाहर की बारिश जितनी तेज है, कम से कम कुछ पलों के लिए उसके भीतर उतनी ही गहरी शांति उतर आई। लेकिन ये सन्नाटा ज्यादा देर टिक नहीं पाया और कमरे की चुप्पी में हलचल समा गई। मोमोको की नजर अपने नन्हे पोते शोजी पर पड़ी, जो अपनी शरारतों से पूरे घर को सर पर उठाए हुए है। वो अपनी बहन नुआमी की ओर खिलखिलाता हुआ दौड़ रहा है, जैसे बारिश की हर बूंद उसकी ऊर्जा में घुल गई हो। तभी एक तेज आवाज कमरे में गूंजी, शोजी बस करो, माफी मांगो, नहीं तो पापा को बुलाऊंगी। ये उसकी माँ की आवाज थी, जिसमें गुस्से से ज्यादा थकावट छिपी हुई है। शोजी की आंखों में डर उभरा, लेकिन उसके कदम रुकने को तैयार नहीं। उसकी मासूम शरारतें अब सीमाओं को लांघने लगी है। इसी बीच दरवाजा खुला और शोजी के पिता घर आए। उनकी थकी मुस्कान ने दरवाजे पर खड़ी पत्नी के चेहरे पर एक हल्की राहत बिखेर दी, लेकिन उसी क्षण कोने में खड़ी नुआमी की सिसकियां पूरे दृश्य पर भारी पड़ गई और सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ गई। माँ ने तुरंत नुआमी को सीने से लगा लिया और धीरे से पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? उसकी आवाज में चिंता और ममता घुली हुई है, जिसे सुनकर मोमोको का दिल एक पल के लिए कांप उठा। इसके बाद शोजी को डांट पड़ी, फिर से बदमाशी, भागो यहाँ से। वो आंसू भरी आंखों के साथ कमरे से बाहर भाग गया। उधर माँ नुआमी को चुप कराने लगी। उसकी सिसकियां धीरे धीरे थमने लगी है, लेकिन तभी वो पूरा दृश्य जैसे हवा में घुल गया और सब कुछ अचानक गायब हो गया। कमरे में फिर वही रात का सन्नाटा लौट आया, लेकिन मोमोको का मन अब एक तूफान में उलझ चुका था। उसका चेहरा गुमसुम, भीतर सवाल की एक बाढ़ सुमड़ रही है। क्या मेरा दिमाग सच में कमजोर हो रहा है? क्या अब मुझे कुछ ठीक से याद नहीं रहता? आगे कैसे जीऊंगी अकेले? इन सवालों के बीच कमरे की खामोशी में वो अपने पास 3 आदमियों को बैठा पाती है। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी अंतरात्मा की है, जो अब 3 अलग अलग सुरों में उसके भीतर से बोल रही है। उन्होंने कहा, नहीं मोमोको, उम्र को दोष मत दो, सोचो असली वजह क्या है। मोमोको ने खुद से सवाल किया, शायद इसीलिए क्योंकि मैं सालों तक सिर्फ एक गृहिणी रही। हर दिन वही दोहराव, वही जिम्मेदारियां, कोई बदलाव नहीं। अब तो ये याद भी नहीं रहता कि कब क्या हुआ था। अचानक उन आदमियों की आवाज गूंजने लगी, जैसे उनके भीतर की कोई मोमोको एक साथ बोल उठी हो। कोई थकी हुई, कोई शांत, तो कोई असहाय। एक आवाज में बोली, जो भी वजह हो, अब कुछ नहीं बदला जा सकता, फर्क ही क्या पड़ता है। तभी मोमोको ने धीरे से कहा, एक गृहिणी की जिंदगी बहुत अलग होती है। मर्दों का क्या, उनको तो बाहर लकड़ी ही काटनी है। उन आदमियों की आवाजों ने हल्की सी हंसी में जवाब दिया, पर फर्क क्या है? और कम से कम तुम्हारे पास हम हैं, तुम्हारी अपनी आवाजें जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मोमोको थक कर बोली, बस मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन आवाजें कहने लगी, हम तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकते हैं मोमोको? हम तो तुम्हारे ही हिस्से हैं, तुम्हारे डर, तुम्हारी यादें, तुम्हारा अकेलापन। उस पल मोमोको की आंखों में हल्की सी नमी उतर आई। ये कोई साधारण आंसू नहीं थे, बल्कि उसके गहरे अकेलेपन की सच्ची पहचान थी, जो इंसान की आत्मा के सबसे भीतर से निकलता है। वो तीनों उठ खड़े हुए और अचानक कमरे में प्रकट हुए 3 इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हुए नाचने लगे। उनके साथ साथ मोमोको भी देर रात तक नाचती रही। पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। अगली सुबह उठी तो अपने पति की आवाज सुनती है, जो कह रहा है, जागो मत, कोई फायदा नहीं उठने का। कल जैसा था आज भी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला, इसीलिए मत उठो। लेकिन वो सोकर उठी। उसने अपने लिए नाश्ता तैयार किया और नाश्ता करते हुए टीवी में युकागिर मेमोथ के बारे में एक खबर देखती है, जो कई साल बाद जापान लाया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मेमोथ की प्रदर्शनी है। इसके बाद वो डॉक्टर के पास जाती है। वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर से पूछती है, क्या डिमेंशिया में आवाजें सुनाई देती हैं? इस पर डॉक्टर भी हैरान रह जाता है और बोलता है कि आपको नेशनल हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। डॉक्टर के क्लिनिक से लौटने के बाद मोमोको के मन में बेचैनी होती है। घर लौटकर वो किचन में राइस बॉल्स बना रही है कि तभी भीतर की आवाज उसे चैन नहीं लेने देती। एक आवाज तंज कसती है, तुम अभी तोहो को क्यों बोलती हो? ये अल्जाइमर की पहली निशानी है।
दूसरी आवाज ने मायूसी से कहा, इस शहर में कोई भरोसेमंद डॉक्टर ही नहीं बचा। हर जगह बस युवा डॉक्टर है जिन्हें कुछ पता नहीं। एक और आवाज याद दिलाती है, पहले सब कितना अच्छा था। मोमोको खुद को समझाती है कि आखिर पुरानी भाषा तोहोकू बोलने में बुराई ही क्या है। ये तो मेरे दिल की सबसे पुरानी परत है, जैसे धरती की परतें। लेकिन भीतर की आवाजें उसे चढ़ाती है, अरे दिक्कत तो ये है कि हम तीनों बस एक बूढ़ी अकेली औरत की कल्पनाएं हैं। इसके बाद सारी आवाजें उसका साथ देती है। चलो चावल के गोले बनाते हैं। और ये साधारण सा काम भी उसके लिए किसी एक तसल्ली की तरह है, जैसे रोजमर्रा की चीजों में खुद को ढूंढना। इसके बाद अगले दिन मोमोको के घर कार एजेंट आया है। डीलर उसे समझाता है, अगर आप कार लेने में इच्छुक है तो किश्तों में भी इसकी रकम चुकाई जा सकती है। वो उसे कार की डिजाइन भी बताता है, मगर मोमोको को वो पसंद नहीं आता। फिर वो कहती है, ये मेरी आखिरी कार होगी और अगर मैं चला नहीं पाई तो। डीलर अपनी कार की बिक्री के लिए कहता है, आप मुझे अपना बेटा मान लीजिए, मैं हूं ना आपके पास। और मोमोको एक हल्की सी मुस्कान के साथ मना कर देती है, लेकिन उस पल में उसके अकेलेपन की झलक साफ दिखती है। वो जानती है कि अब उसके फैसले, उसकी जिंदगी सब उसी के हाथ में है। और यही सोच उसे कहीं भीतर से मजबूत बनाती है, भले ही बाहर से वो खुद को कमजोर महसूस करती हो। कुछ समय बाद लाइब्रेरी जाती है, जहाँ जानवरों की बायोलॉजी पर वो एक किताब पढ़ रही है। तभी एक छोटा सा लड़का उसको किताबों के बगल से देख रहा होता है, तो उसको देखकर मोमोको हल्की सी मुस्कुराती है। और इसके बाद वो घर आ जाती है, जहाँ किचन पर काम करते समय उसे अपनी जवानी के दिन याद आ जाते हैं, जब एक कॉकरोच को देखकर वो चिल्ला उठी थी और उसका पति उसे चढ़ाया करता था। इसी याद के बीच वो सच में एक कॉकरोच देखती है और उसे मार देती है। अब किचन में खाना बनाने के बाद जब वो खाना खाने बैठती है तो फिर से वही 3 आदमी उसे घेर कर बैठ जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम ताइशोगोटो बजाना चाहोगी? वो खुद से सवाल करती है, ताइशोगोटो आखिर क्या है? तभी एक आदमी चमत्कारी रथ में बैठकर आता है और उसे बोलता है, ये एक वाद्य यंत्र है जो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन वो समझ नहीं पाती और भीतर की आवाजों में उलझी रहती है, जैसे उसकी जिज्ञासा और असमंजस का मजाक उड़ा रही हो। इसी उथल पुथल के बीच मोमोको की यादें उसे अपनी दादी के पास ले जाती है। उसे एहसास होता है कि उसकी दादी भी कभी इसी अकेलेपन से गुजरी थी। वो याद करती है कि कैसे दादी की आंखों की कमजोरी ने उन्हें चिड़चिड़ा बना दिया था, और तब वो खुद भी बहुत छोटी थी, दादी की तकलीफ को नहीं समझ पाई थी। अब सालों बाद मोमोको को लगता है कि वो भी दादी की तरह अकेली है, डर के साए में जी रही है। वो दादी से माफी मांगती है और कहती है कि शायद मैं तुम्हारी तकलीफ नहीं समझ पाई, लेकिन अब मैं भी उसी रास्ते पर हूँ। मोमोको की दादी उसे रेत की थैलियां निकालकर खेलने के लिए देती है, जैसे बचपन में खेला करती थी। बचपन की कोई भूली बिसरी याद उसके मन में दस्तक देती है। एक एक गिनती के साथ वह महसूस करती है कि वो सच में अकेली नहीं है। उसकी दादी, उनकी यादें और उसके भीतर की आवाजें सब उसके साथ है। अचानक उसे एहसास होता है कि अकेलापन सिर्फ उसका नहीं है, बल्कि हर उस इंसान का है जिसने कभी उम्र के इस मोड़ पर खुद को तन्हा पाया है। रेत की थैलियों से खेलना उसके लिए एक छोटी सी सांत्वना बन जाती है, एक भरोसा कि जैसे उसकी दादी ने अकेलेपन को जिया है, वैसे ही वो भी इस अकेलेपन को जी सकती है। इसी भाव में डूबी मोमोको के जहन में बचपन का वो दृश्य लौट आता है, जब छोटी सी मोमोको अपने दादी की त्वचा को हल्के से पिंच करती है और मासूमियत से पूछती है, क्या आपको दर्द होता है दादी? दादी मुस्कुराकर जवाब देती है, नहीं होता, एक दिन सबको ऐसे ही हो जाना है। वो याद आज मोमोको के लिए ढाल बन जाती है। वो खुद से कहती है कि वो अकेली नहीं है, ये दौर भी बीत जाएगा। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी दादी से लिपट कर रो पड़ती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी दादी को और कसकर पकड़ना चाहती है, दादी अचानक गायब हो जाती है। उस खालीपन में मोमोको चुपचाप जाकर सो जाती है। सुबह की पहली किरण के साथ वो जागती है तो देखती है कि फिर वही परिचित आवाजें उसे सो जाने को कह रही है, लेकिन अब वो इन आवाजों को इग्नोर करना सीख चुकी है। वो चुपचाप टीवी ऑन करती है, नाश्ता बनाती है और खुद को रोजमर्रा के रूटीन में समेट लेती है। टीवी पर 1964 की ओलंपिक की यादें चल रही है। मोमोको का मन अतीत में लौट जाता है, उस दिन पर जब उसके लिए यूनियन प्रेसिडेंट के बेटे का रिश्ता आया था और वो सब छोड़कर घर से भाग गई थी।
नए शहर में वेटर का काम करते हुए उसकी मुलाकात योकी सोबो से होती है, जो उसके ही गांव के पास की लड़की होती है। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। एक रात शराब के नशे में मोमोको अपने दोस्त से कहती है कि शादी हमेशा अपने पसंद के लड़के से होनी चाहिए। वो स्वीकार करती है कि वो अपने शहर में नहीं रहना चाहती, लेकिन जब से यहाँ आई है कोई उसके बारे में पूछने तक नहीं आया। इतना कहते कहते उसकी आंखें भर आती है और वो रो पड़ती है। दोस्तों, इस पल में भी मोमोको का अकेलापन झलकता है। वो चाहती है कि कोई उसके जज्बात समझे, कोई उसका इंतजार करे। सीन बदलता है। मोमोको अस्पताल में बैठी है। उसके बगल में 3 आदमी हैं, जो असल में उसके भीतर की आवाजें हैं। वो उन्हें उस वक्त की कहानी सुनाती है जब पहली बार अपने पहले प्यार से मिली थी। वो बताती है कि कैसे रेस्टोरेंट में काम करते हुए उसे शोजू से पहली बार लगा हुआ, कैसे वो बिना कहे ही उसका पानी बदल देती और हमेशा चावल का कटोरा भर कर दिया करती। वो याद करती है कि एक बार उसने हिम्मत करके उससे बात शुरू की थी। जब उसकी आवाजें पूछती है कि सबसे पहले प्यार का इजहार किसने किया, तो मोमोको शर्मा जाती है। उसकी आंखों में फिर वही मासूमियत और संकोच लौट आती है। इसके बाद मोमोको को खाना खाते हुए दिखाया जाता है, लेकिन खाना खाते खाते वो फिर से अपनी भीतरी आवाजों में खो जाती है। वो खुद को भीड़ में माइक पकड़े हुए पाती है, जहाँ सब उससे उसके प्यार की कहानी पूछते हैं। वो कहती है उसने पूरी जिंदगी भरसक कोशिश की, अब कोई पछतावा नहीं है। लेकिन उसके भीतर से एक आवाज उठती है जो इन शब्दों को झुठलाती है, सिर्फ दिखावे के लिए मत बोलो, सच तो ये है कि तुम अब भी पछतावे से गुजर रही हो। मोमोको खुद को समझाने की कोशिश करती है कि बस अब वो आज़ादी चाहती है, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती है। शायद उसे उस आदमी के साथ बिताए वक्त का पछतावा है जिससे वो प्यार करती थी। फिर भी वो खुद को दिलासा देती है कि उसे कोई पछतावा नहीं है, लेकिन उसकी भीतरी आवाजें उसे बार बार सच बोलने पर मजबूर करती है। उसके मन में सबसे बड़ा पछतावा यही है कि वो कभी नई औरत नहीं बन पाई और अपने माता पिता के आदेशों में बंधी रही। इसी वजह से घर से भाग गई, लेकिन आज भी वो टोक्यो की उसी पुरानी जिंदगी में बंधी है, जहाँ सब कुछ समाज के बनाए सांचे में ढला है। वो सोचती है कि प्यार बहुत अजीब चीज है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आजादी और आत्मनिर्भरता। चाहे कुछ भी हो जाए, प्यार के आगे झुकना सही नहीं। भीतर की आवाजें कभी उसकी हिम्मत बढ़ाती, कभी उसे रोकती, और कभी कभी वो खुद से ही लड़ती है, जैसे अपने ही विचारों की भीड़ में उलझ गई हो। लेकिन इन सब के बीच मोमोको के भीतर एक नई समझ जन्म लेती है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई खुद से है, और सबसे बड़ी जीत भी। यही एहसास उसे अपने अकेलेपन में भी मजबूत बना देता है। मोमोको की जिंदगी अब एक नई लय में चल रही है, लेकिन अकेलापन उसके साथ साथ चलता है। कार शोरूम में सेल्समैन से बातचीत के दौरान अचानक उसके फोन की घंटी बजती है। मोमोको फोन उठाती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई अजनबी आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से कोई बहाना बनाकर फोन काट देती है। ये देखकर सेल्समैन मुस्कुराता है, लेकिन फिर गंभीर होकर उसे समझाता है कि इन दिनों ऐसे फर्जी कॉल्स बहुत आते हैं जिनसे सावधान रहना चाहिए। मोमोको उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिला देती है, लेकिन उसके मन में एक अनजाना डर घर कर जाता है। कहीं कोई धोखा न हो जाए, कहीं किसी की बातों में आकर वो अकेलेपन में और न उलझ जाए। अगले दिन जब मोमोको लाइब्रेरी से लौट रही होती है, तो उसके घर के पास एक पुलिस वाला मिलता है। वो वही लड़का है जो कभी उसके बेटे सोजी का दोस्त हुआ करता था। पुलिस वाला उसे बताता है कि आपके घर के सामने एक बहुत बड़ा पेड़ है, जो अब रास्ते पर आने जाने वाली गाड़ी के लिए खतरे का कारण बन सकता है। इसीलिए मोहल्ले वालों ने पुलिस को सूचना दी है। मोमोको उसकी बात सुनती है और दोनों मिलकर उस पेड़ को काटने लगते हैं। पेड़ काटते वक्त मोमोको के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है, जैसे उसमें अचानक कोई नई ऊर्जा आ गई हो। वो खुद को फिर से जीवंत महसूस करती है, जैसे उसके हाथों में अभी कुछ ताकत बाकी है। पेड़ काटने के बाद दोनों मोमोको के आंगन में बैठकर नाश्ता करते हैं। बातचीत के दौरान शिजुको और उसके पति की बात निकलती है। पुरानी यादें ताजा हो जाती है। पुलिस वाला जब चला जाता है तो मोमोको फिर से अकेली रह जाती है। वो चुपचाप अपनी फोन की तरफ देखती रहती है, जैसे किसी के कॉल आने का इंतजार कर रही हो। अचानक फोन की घंटी बजती है और मोमोको खुशी खुशी उसे उठाती है। इस बार ये उसकी बेटी का फोन है,
जो उससे कार के बारे में पूछती है और अगले दिन घर आने का वादा करती है। बेटी की आवाज सुनकर मोमोको का चेहरा खिल उठता है। उसकी हंसी पूरे घर में गूंज उठती है। उसके भीतर की आवाज भी उसके साथ हंसने लगती है। एक पल के लिए अकेलापन जैसे गायब हो गया हो। अगले दिन मोमोको की बेटी अपनी छोटी बच्ची के साथ घर आती है। मोमोको उम्मीद करती है कि अब वो अपनी बेटी और पोती के साथ कुछ सुकून भरे पल बिताएगी, लेकिन बेटी आते ही फीस और ट्यूशन के लिए पैसे मांगती है। मोमोको थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बताती है कि उसने हाल ही में कार खरीदी है और उसके पास पैसे नहीं है। बेटी तंज करती है, अगर यही पैसे सोजी ने मांगे होते तो आप क्या करती? फिर वो पूछती है कि क्या मोमोको ने फर्जी कॉल करने वाले को पैसे दे दिए। मोमोको शर्मिंदा होकर माफी मांगती है और कुछ पैसे दे देती है। पैसे मिलते ही बेटी जल्दी से पोती को लेकर जाने लगती है। मोमोको धीरे से पूछती है, फिर कब आओगी? बेटी जवाब देती है, अगली छुट्टी में। मोमोको की आंखों में फिर वही अकेलापन लौट आता है। बेटी के जाने के बाद मोमोको की भीतर की आवाज उसे घेर लेती है। वो खुद से कहती है वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी नुआमो भी उसी की तरह अकेली और दुखी हो। उसे अपनी नातिन साया का स्कर्ट देखकर बचपन की यादें याद आती है, जब वो अपनी दादी से स्कर्ट के लिए जिद किया करती थी और डांट खाती थी। लेकिन जब नुआमी ने वही स्कर्ट मांगी तो मोमोको ने पूरी रात जगकर सिलाई की, लेकिन नुआमी को वह पसंद नहीं आई। मजबूरी में उसने नुआमी को वही स्कर्ट पहनाई, जिससे नुआमी खूब रोई और मोमोको को दोषी ठहराया। वो याद आते ही मोमोको की आंखें भर आती है और वो रोते रोते कहती है, नुआमी मुझे माफ कर दो, मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। अगली सुबह मोमोको उठती है और बाहर निकलती है। रास्ते में एक छोटा बच्चा उसे अपने साथ गार्डन ले जाता है और फिर जंगल की ओर। वहाँ और भी बच्चे खेल रहे होते हैं। ये दृश्य देखकर मोमोको को अपने बेटे सोजी का बचपन याद आ जाता है, लेकिन अचानक वो खुद को फिर से अकेला पाती है और बुदबुदाती है, पतझड़ कभी इतना अकेला नहीं था, अब तो कुछ भी नहीं बचा। वो निराश होकर बैठ जाती है, लेकिन तभी उसकी यादों में किसी का हाथ उसके कंधे पर महसूस होता है। वो उसके पति का है। मोमोको अपने पति से दिल खोलकर बातें करती है, अपनी सारी शिकायतें और प्यार जाहिर करती है, लेकिन अचानक वो फिर से खुद को अकेला पाती है, जैसे सब कुछ एक सपना हो। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर मोमोको को एक छोटी सी बच्ची मिलती है, जो उससे छुपन छुपाई खेलने को कहती है। खेलते खेलते वो एक जगह पहुंचती है, जहां उसकी दादी माँ कुछ लोगों के साथ बैठी होती है। मोमोको चुपचाप खड़ी रहती है, उन पलों को महसूस करती है, लेकिन अचानक फिर से अकेली रह जाती है। अब वो देखती है कि जवानी की मोमोको अपने पति के साथ बैठी है। उसका पति उसके पैरों से कोई कीड़ा हटा रहा है और मोमोको हंस रही है। तभी जवान मोमोको बूढ़ी मोमोको की ओर देखती है और कहती है, कभी सोचा न था एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। बूढ़ी मोमोको जवाब देती है, क्या मूर्ख औरत थी मैं। जवान मोमोको कहती है, कभी सोचा नहीं था कि मुझे किसी और की जरूरत होगी, मैं और शूजो ही काफी थे। बूढ़ी मोमोको स्वीकार करती है, मैंने भी शूजा से बहुत प्यार किया था, लेकिन उसके जाने के बाद मैं थोड़ी खुश भी हूँ, क्योंकि अब मैं अपने मन की जी सकती हूँ। शूजा ने मुझे अकेले रहने का दर्द दिया, लेकिन अब मैं अकेले रहना सीख गई हूँ और मैं ऐसे ही जीऊंगी। इसके बाद मोमोको शूजो की कब्र पर फूल और पानी चढ़ाती है, जैसे अपने अतीत को सम्मान और विदाई दे रही हो। अगले दिन अस्पताल में वो अपनी नोटबुक में सबेरतूर टाइगर का चित्र देखती है। उसकी कल्पना में वो टाइगर बाहर आ जाता है और कुछ जंगली लोग उसे मार डालते हैं। डॉक्टर के पास जाने पर उसे डॉक्टर भी उन्हीं जंगली लोगों में से एक जैसा दिखता है और वो डॉक्टर से माफी मांगती है। उसकी आंखों के सामने वही टाइगर, वो खुद और उसके दोनों बच्चे दौड़ते हुए नजर आते हैं, मानो उसकी सारी यादें और डर एक साथ सामने आ गए हों। घर लौटकर मोमोको को फिर से अपनी वही भीतर की आवाज मिलती है। वो कहती है, अब तो हम ही तुम्हारे साथी हैं, हमसे दोस्ती कर लो। अब मोमोको उन आवाजों के साथ नाचने लगती है, जैसे अपने अकेलेपन को अपनाने लगी हो। तभी उसकी पोती आ जाती है और अपनी गुड़िया की मरम्मत के लिए कहती है। मोमोको मुस्कुराकर उसकी गुड़िया सिलने लगती है। यही वो पल है जहाँ कहानी अपने खूबसूरत मोड़ पर पहुँचती है। अकेलेपन, यादों और रिश्तों की गहराई में डूबी मोमोको
आखिरकार खुद को और अपने परिवार को स्वीकार कर लेती है। उसकी मुस्कान में अब एक नई शांति है और अपनापन झलकता है, मानो उसने अपने जीवन के हर रंग को गले लगा लिया हो। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अकेलीपन डर नहीं बल्कि खुद से मिलने का एक खूबसूरत मौका है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो सच्ची ताकत, प्रेम और शांति वही मिलती है। अपने आप को समझने और स्वीकारना ही असली आजादी है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि अकेले रहना कोई अभिशाप नहीं, बल्कि आत्म प्रेम, आत्म देखभाल और आत्मज्ञान की यात्रा है। यह यात्रा हमें अंदर से मजबूत बनाती है और यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल पर रोज ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।